फॉर्म्स नहीं है। उससे पहले एक वर्ड आता है एंथ्रोपोमेट्री। अब एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? बेसिकली ये जो है ना, ये मेजर हमारी ह्यूमन बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनका मेजरमेंट करके, उनका मेजरमेंट मेजरमेंट करके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। जो ये स्टडी है इसको कहते हैं हम एंथ्रोपोमेट्री। इसको सबसे पहले जो जिसने इसको डेवलप किया था, सर अल्फोंसे बर्टिलन, इसीलिए इसको बर्टिलन सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम बर्टिलन सिस्टम कहते हैं और ये फर्स्ट साइंटिफिक मेथड है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। मेजरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसको बॉडी में ये माना जाता है कि आफ्टर एडल्ट एज, 21 साल के बाद की एज के बाद, मतलब आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल के बाद जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं होता है। वो थ्रू आउट द डेथ वो सेम ही रहते हैं ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल। तो उनके मेजरमेंट से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसी को हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। अब इसमें चार चार तरीके से किया जाता है, चार डेटा इसमें लिया जाता है। एक तो है डिस्क्रिप्टिव डेटा। अब डिस्क्रिप्शन होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में हम अगर एक ह्यूमन बॉडी को सामने रख के हम उसको ये कोई कहा जाए कि इसके बारे में आप बताइए, दैट मीन्स कि उसको हमें क्या करना है, डिपिक्ट करना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसी डिस्क्राइब को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा। अब उसमें क्या देखेंगे, उसके कॉम्प्लेक्शन को देखेंगे, उसकी आईज को देखेंगे, कलर ऑफ द हेयर्स है, हाँ शेप देखेंगे किस चीज की, नोज है, ईयर है, चिन है, यानी उसके फेस की हम पूरा बनावट। अगर हम इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी को हमने कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा। ये एंथ्रोपोमेट्री का सबसे पहला जो पार्ट है वो यही है। बालों का कलर हमने देख लिया, आंखों का कलर देख लिया, आंखों की बनावट देख ली, स्किन कॉम्प्लेक्शन, और शेप देखते हैं फेस की। बेसिकली फेस को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब उसमें चिन को अलग से डिस्क्राइब कर दिया जाए, नोज को, ईयर को अलग डिस्क्राइब कर दिया जाए, तो वो डिस्क्रिप्टिव डेटा में आ जाता है। सेकंड आता है बॉडी मेजरमेंट्स। अब बॉडी मेजरमेंट्स में हमने तो डिस्क्राइब कर दिया अभी देख के, हाँ इसका ये रंग है, इसकी आंखें, इसकी जो भी है। अब लंबाई बताइए, लंबाई चौड़ाई, ये क्या हो गई, ये मेजरमेंट में आ गया। हाइट हम चेक कर लेते हैं। इसके अलावा एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देखा जाता है। एक तो स्कल का देखा जाता है, दूसरे ट्रंक का। हाँ, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं स्कल और ट्रंक का। और जो स्मॉल फिंगर्स हैं उनकी लेंथ, बेसिकली जो मिडिल फिंगर है और जो लेफ्ट लिटिल फिंगर है, मिडिल फिंगर और लेफ्ट लिटिल फिंगर, इनकी लेंथ देखते हैं। और लेफ्ट आइरिस देखी जाती है। तो कुल मिला के अगर बॉडी मेजरमेंट की बात की जाए तो 11 मेजरमेंट्स लिए जाते हैं इसमें अलग अलग चीज़ों के, 11। उसके बाद बॉडी मार्क्स। अगर किसी की एक्सपोज बॉडी है उस पर हम देख लेते हैं कि कोई मोल है या कोई टैटू मार्क नहीं है, कोई स्कार है। तो ये सब भी इसी एंथ्रोपोमेट्री के अंदर आते हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी ने टैटूइंग करवा दी तो वो आसानी से ख़त्म नहीं होता है। अब लास्ट में फोटोग्राफ। अब उसका एक फ्रंट व्यू का सामने से दिखता हुआ फोटोग्राफ भी होना चाहिए, और हेड का राइट साइड से लिया हुआ एक फोटो होना चाहिए। ये सब मिला के तब जाके एंथ्रोपोमेट्री कंप्लीट होती है। यानी इन चार चीज़ों से उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक किसी मान लीजिए क्राइम हुआ है, क्रिमिनल है, अब वो पहचान में नहीं आ रहा था, तो उसको पहचानने के लिए खास तौर से ये चार चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब बात आती है डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? तो फिंगर प्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग तो हो गई, इसी को आप डेक्टाइलोस्कोपी भी कह लीजिए। इसका एक बहुत यूनिक नेम है, गैल्टन सिस्टम। गैल्टन। गैल्टन सिस्टम। गैल्टन सिस्टम इसको गैल्टन कहते हैं। सिस्टम। अच्छा, गैल्टन सिस्टम तो कहते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था या सबसे पहले किसने यूज किया था? है ना, सर विलियम हर्शल। विलियम हर्शल।
इन्होंने तो इसको तो कोड यूज डाटा किया था, नहीं लेकिन एज ए सिस्टमेटिक वे में जो डिस्क्राइब किया वो गाल्टन ने किया था। तो इसलिए उसको गाल्टन सिस्टम भी कहा जाता है। डर्माटोग्लाइफिक्स एंड डाक्टाइलोस्कोपी सब इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स थोड़ा सा याद रखिएगा। सर विलियम हर्शल ने इसको सबसे पहले यूज किया था। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये भी है, फिंगरप्रिंट्स को हम यूज करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं उसकी, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये कहा जाता है कि इवन आइडेंटिकल ट्विंस अगर है तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं हो सकते हैं। ये एक इसमें खास बात है। और इसीलिए बहुत यूनिक वे हो जाता है किसी को, अगर हम कहें ना एक आइडेंटिफिकेशन श्योर शॉट, तो वो फिंगरप्रिंट्स सबसे श्योर हो जाता है। मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन यही फिंगरप्रिंट्स। अब सर विलियम हर्शल ने सबसे पहले इसको यूज किया था। कब यूज किया था? 1858 में, 1858 में सबसे पहले सर विलियम हर्शल ने इसे इस्तेमाल किया। लेकिन सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया, इसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया था, सिस्टमेटाइज किया जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए इसको गाल्टन सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसी फिंगरप्रिंट में जो मेन चीज क्या देखते हैं हम फिंगरप्रिंट्स में, जैसे हमारे जो स्किन है, खास तौर से पाम की सोल्स की और फिंगर्स की, इनमें प्रेशर रिज होती है जिसको हम कहते हैं प्रेशर रिज। हाँ, जो क्या करती है, फ्रिक्शन को बियर करती है, जिनकी वजह से इनमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बने होते हैं। और ये इन्हीं को डर्मल रिजेस कहते हैं। सबकी उंगलियों के पोर्स पे होंगे। ये डेवलप कब होती हैं? 6 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं, यही डर्मल रिजेस। और ये थ्रू आउट द लाइफ ये सेम होती हैं, इसमें अल्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जहाँ पे ये अल्टर हो जाए। आमतौर से फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं जिंदगी भर कभी नहीं बदलती। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे डैमेज हो जाता है डर्मल स्किन का, और वो परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाता है। अब किन किन कंडीशंस में परमानेंट इम्पेयर हो जाता है फिंगरप्रिंट्स का? लेप्रोसी। तो लेप्रोसी इलेक्ट्रिकल बर्न हाँ बर्न है, इलेक्ट्रिकल बर्न है। इसके अलावा रेडिएशन से, अगर रेडिएशन इंजरी हो गई तो इनमें परमानेंट इम्पेयर हो जाता है फिंगरप्रिंट्स का। आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उनमें भी आइडियली ये कहा जाता है कि उनके भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं हो सकते, आइडेंटिकल ट्विंस के। अब इनके पैटर्न्स क्या क्या होते हैं फिंगरप्रिंट्स के? कितने पैटर्न होते हैं? चार होते हैं, तो चार फोर। तरीके के पैटर्न होते हैं, चार तरीके के लूप होते हैं, वर्ल, आर्क एंड कंपोजिट। चार तरीके के होते हैं, उसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो यही लूप होता है। लूप में क्या होता है, जो डर्मल रिजेस होती है ना, जहाँ से शुरू होती हैं बेसिकली वो कर्व लेके वापस वहीं पे फिर आ जाती हैं। अगर इस तरीके से हम बात करें, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, इस तरीके से गई, फिर ये इस तरीके से यहीं से आके जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे ये आके ख़त्म होती रहती हैं। ये क्या है, ये एक लूप बनाती चली जा रही हैं। ये है, देखिए, अब ये है ना, जो शुरू हो रही है वो वहीं पे वापस आ रही है। तो ये हो गई लूप, मोस्ट कॉमन यही होती है, 60 to 70%। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट अगर पूछा जाए तो वो है लूप है। अब इसमें दो दो तरीके हैं, एक अल्नर होता है, एक रेडियल होता है। अब अगर इसका जो ये लूप पैटर्न है वो एंड हो रहा है किस साइड पे, थंब की तरफ, हमारे अंगूठे की तरफ, तो वो अंगूठे की तरफ कौन सी बोन है? रेडियस है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल लूप। और अगर अल्नर साइड पे जा रहा है तो उसको हम कहते हैं अल्नर लूप। दो तरीके का ये लूप होता है। मोस्ट कॉमन टाइप यही है फिंगरप्रिंट्स में। सेकंड आता है वर्ल। अब वर्ल का मतलब जो रीचेज है ना, वो यहाँ से शुरू होकर एक सर्कुलर पैटर्न में हो, ये होता है वर्ल। अब ये है, देखिए, ये शुरू हो रही हैं इस तरीके से, ये शुरू होती चली जा रही हैं, ये वर्ल है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन है 30 to 35% केसेस में।
ये पाई जाती है। इसके बाद आते हैं आर्क। 5 to 10% केसेस में है। इसमें दो तरीके का ये आर्क होता है, एक तो टेंटेड होता है, एक प्लेन होता है। इसमें जो रिजेस होती हैं, एक प्लेन आर्क मान लीजिए वेव की तरह अगर ये बना रही है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठी हुई है, तो ये प्लेन आर्क हो गई। लेकिन अगर ये बहुत ऊंचाई से कुछ इस तरीके से बना ले, तो इसको हम कहते हैं टेंटेड। बस इतना ही फर्क है, ये 5 to 10% केसेस में ये पाई जाती है। और लास्ट में है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है, इन्हीं तीनों में से दो तरीके की एक ही फिंगरप्रिंट में पाया जाए, किसी एक ही पर्सन में दो तरीके का ऊपर का लूप, वर्ल या आर्क में से कोई दो पाया जाए, दैट मीन्स इट इज ए कंपोजिट। उसमें आर्क भी हो सकता है, उसमें लूप भी हो सकती है, वर्ल भी हो सकता है। तो ये हो गई कंपोजिट। अब इसी में एक चीज और याद रखने की है। एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। फिंगरप्रिंट क्यों लिया जाता है? ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी, क्योंकि ये इम्प्रेशन इसका आ जाता है कहीं ना कहीं, कोई भी चीज़ हम टच कर रहे हैं। तो जो लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, उसके माने ये है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो कुछ ना कुछ वो मैटर ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। और यही लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है। इसी की बुनियाद पे ये फिंगर प्रिंटिंग पूरी स्टडी की जाती है इसकी। और इसमें जो स्टडी करते हैं बेसिकली ये पोर्स की करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पोरोस्कोपी। लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये पोरोस्कोपी ही है। पोर्स को इसी इन्हीं डर्मल रीजन्स में जो पोर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज पोरोस्कोपी को कहते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ मैटर ट्रांसफर करते हैं। ठीक। ये तो हो गई पोरोस्कोपी। इसको डेवलप किसने किया था? सबसे पहले लोकार्ड ने। इन्हीं जो फिंगर्स की रिजेस होती हैं, इसमें पोर्स होते हैं, स्विट पोर्स खासतौर से, उन्हीं को काउंट किया जाता है। अब इसके बाद आता है लिप प्रिंट्स। अब लिप प्रिंट्स की सीधी सीधी बात है, देखिए। लिप प्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसकी जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं हम? कीलोस्कोपी कहते हैं। ये याद रखिएगा, स्टडी ऑफ लिप प्रिंट्स इज कॉल्ड एज कीलोस्कोपी। कितने टाइप के ये लिप्स होते हैं? टोटल 6 तरीके के होते हैं। जो लिप्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। और ये जिसने दिया था उसका नाम है सुजुकी। इन्होंने बताया कि लिप्स की टोटल टाइप्स कितनी होती है? 6 टाइप्स की होती है। 6 तरीके के ये लिप प्रिंट्स होते हैं। और ये माना जाता है कि हर आदमी के जो लिप प्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज इसका भी नहीं होता है। फिर बात आती है हेयर्स की। इसके स्टडी को क्या कहते हैं? हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी कहते लॉजी। हैं, स्टडी ऑफ हेयर। अब हमने अभी जब पहले आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1 में जब हम लोग दांतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके कितने पार्ट्स थे? 3 थे। सेम वही हेयर की बात अगर कर लिया जाए, तो एक बाल में भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो पूरा इलाका है ये है डर्मिस। डर्मिस में, डर्मिस के अंदर जो धसा हुआ पार्ट है ये इसको हम बल्ब कहते हैं या रूट कहते हैं। बल्ब या रूट हो गया। अब जो ये डर्मिस के बाहर, जो एपिडर्मिस से ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया शाफ्ट। और ये लास्ट वाली ये टिप। ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, टिप है, शाफ्ट है, एंड बल्ब या रूट होते हैं इसमें हेयर में। अब इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन में? अगर मान लीजिए कहीं पे सीन ऑफ क्राइम है,
कहीं पे आपने वहां पे विजिट किया, वहां पे हमें बाल मिल गए, किसी ऑब्जेक्ट पे मिल गए, या जो विक्टिम है उसकी बॉडी पे मिल गए। और ऐसे ही सेम बात, जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इसने कोई जुर्म किया ये वाला, उसके बाल से हमें मैच करवाना होता है बेसिकली। और सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये चेक करना है कि आइदर इट इज ए ह्यूमन हेयर और एन एनिमल हेयर। तो उसके बहुत सारी चीजें उसमें उसके डिफरेंशिएशन के लिए दी गई है। एक चीज आती है इसमें मेडुलरी इंडेक्स, हेयर में आती है मेडुलरी इंडेक्स। बेसिकली जो मेडुला और कार्टेक्स होता है, हेयर के अंदर का जो पार्ट है वो मेडुला होता है, बाहर वाला कार्टेक्स। इनके बीच का वो देखा जाता है, रेशियो क्या होता है, डायमीटर ऑफ मेडुला अपॉन डायमीटर ऑफ कार्टेक्स। डायमीटर ऑफ कार्टेक्स। अब मेडुलरी इंडेक्स, इस मेडुलरी इंडेक्स से भी पहचान करते हैं कि ये ह्यूमन हेयर है या एनिमल हेयर है। क्योंकि मेडुलरी कार्टेक्स, अगर मेडुलरी इंडेक्स लेस देन 1/3 होता है तो वो ह्यूमन हेयर, और मोर देन 1/3 होता है तो वो एनिमल हेयर है। लेस देन 1/3 ये होना चाहिए फॉर ह्यूमन हेयर। अगर इससे ज्यादा है तो वो एनिमल हेयर हो जाता है। अब बेसिक फीचर देख ली, सबसे पहले तो एक्सटर्नल दिखने में कैसा लगता है। अगर एक जानवर का बाल हो और एक इंसान का बाल हो, तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर हम बात करें तो कैसा दिखेगा। ह्यूमन हेयर कैसा होगा, डेलिकेट होगा, फाइन होगा, एंड थिन। इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कोर्स एंड थिक, ये एनिमल हेयर है। कलर की बात कर लीजिए तो ह्यूमन हेयर्स में ज्यादा कलर नहीं है, दो ही तीन कलर होते हैं, या तो ब्लैक होगा, ब्राउन, और या ग्रे। हाँ, बेसिक यही तीन कलर के हैं ह्यूमन हेयर। एनिमल हेयर किसी भी कलर का होगा। हाँ, किसी भी कलर का हो सकता है। हाँ, और दूसरी चीज है, जो एनिमल हेयर होते हैं उनमें बैंडेड अपीयरेंस होती है, यूनिफॉर्म कलर का नहीं होता बल्कि बैंडेड होती है। जो कलर अपीयरेंस होता है उनका, वो बैंडेड अपीयरेंस होता है। मान लीजिए ये हेयर अगर ये ब्लैक सिर्फ है, तो उनके में भी एक जगह ज्यादा ब्लैकनिंग होगी, एक जगह कम ब्लैकनिंग होगी। बैंड की तरह वो बनते चले जाते हैं, उसी को कहा जाता है बैंडेड अपीयरेंस। और बैंडेड अपीयरेंस हो किसी भी कलर का, दैट इज एनिमल हेयर। ह्यूमन कलर में ब्लैक, ब्राउन और ग्रे, यही तीन स्पेसिफिक कलर है। जो शाफ्ट की डायमीटर होती है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट था शाफ्ट, उसकी डायमीटर कितनी होगी। तो ह्यूमन हेयर में स्पेसिफिक है, फिक्स है, 50 to 150 माइक्रोन होती है शाफ्ट का डायमीटर। लेकिन एनिमल हेयर में 50 to more than 3000 माइक्रोन तक हो सकता है एनिमल हेयर का शाफ्ट डायमीटर, यानी मोटाई की बात हम कर रहे हैं बालों की। अब मेडुलरी इंडेक्स कितना होना चाहिए ह्यूमन हेयर के लिए। less than 1/3। लेस देन 1/3 होना चाहिए, और मोर देन 1/3 है तो वो एनिमल हेयर है। कार्टेक्स, ह्यूमन हेयर का जो कार्टेक्स होता है ना, वो थिक होता है, स्ट्रिएटेड होता है। थिक एंड स्ट्रिएटेड। और दूसरी इनका जो होता है एनिमल हेयर का, वो थिन होता है। रूट, अब रूट तो अंदर होती है। लेकिन इसमें भी बहुत वेरिएशन है। ये कहा जाता है कि अगर एक प्लग्ड हेयर है और एक खुद से टूटा हुआ बाल है, खुद से गिरा हुआ बाल है, तो दोनों के रूट में बहुत डिफरेंस होता है, इवन ह्यूमन हेयर में भी। अब यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन और एनिमल हेयर के रूट की। तो जो बल्ब होता है, बल्ब कुछ इस तरीके से आता है। अब यहाँ से फिर ये हेयर शुरू हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये बल्ब है। तो इसे ये तो या बल्ब हो गया या रिबन शेप का हो गया। रूट की अगर बल्ब अपीयरेंस है या रिबन अपीयरेंस है, रिबन लाइक अपीयरेंस, तो ये ह्यूमन हेयर है। और अगर ब्रश लाइक है,
तो वो एनिमल हेयर है। चलिए ठीक है, ये इतना डिफरेंस है, ये कभी नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा बस इसमें मेडुलरी इंडेक्स के बारे में याद रखिएगा। मेडुलरी इंडेक्स किसका कितना होना चाहिए, ह्यूमन हेयर का और एनिमल हेयर का। इसमें जो बेसिक चीज़ है, मान लीजिए बाल है, तो अब जहाँ पे मिले हैं उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। अब या तो उसमें खून लगा हो या कोई दूसरी चीज़ लगी हो, तो उससे भी ये सीन ऑफ क्राइम पता चल जाता है कि हाँ क्या हो सकता था उससे, मोस्ट कॉमनली क्या हुआ होगा, जब हम बालों को देख के पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो इसमें होता है, अब मान लीजिए कोई ऑफेंस है, बाल है, आपने बाल पकड़ा, वहां पे सेमाइनल स्टेन्स, अगर ये लग रहा है कि इस पे सीमेन लगा हुआ है, सेमाइनल स्टेन्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑफेंस होगा वो सेक्सुअल ऑफेंस है। अब अगर ब्लड है तो किसी इंजरी के तरफ वो बताएगा। सलाइवा अगर लगा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली एस्फिक्सियल डेथ हो सकती है। अब कीचड़ लगा है या धूल मिट्टी लगी हुई है, तो एक तो मड अगर है तो हो सकता है कि जो वो डूब रहा था, पानी में डूब रहा हो, वहां से भी मड लग सकता है बालों में। या रोड साइड पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वहां पे भी मिट्टी थी, कीचड़ था, तो वहां से मड लग गया, तो रोड साइड एक्सीडेंट भी हो सकता है। और स्ट्रगल फॉर लाइफ, दोनों चीजें ये बताती है। एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब अगर बालों में कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये क्या बताता है, या तो वो जल के मरा है या फायर आर्म इंजरी हुई है। एंड लास्ट में डाइज, अगर बालों में डाई लगी हुई है, दैट मीन्स कि नेचुरल कलर को छुपाया जा रहा था। डाइज लगी हुई है, नेचुरल जो कलर है उसको छुपाया जा रहा था, या आजकल फैशन में भी लोग डाई लगवा लेते हैं। तो ये इसका बेसिक वो था कि अगर बालों पे ये चीजें मिल रही है तो किस तरफ ये, किस ऑफेंस की तरफ ये सजेस्ट कर रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली है, फिक्स्ड नहीं है, हम प्रोबेबल की तरफ ज्यादा ये जा रहा है। अब एक लास्ट आता है, ये बस ये लास्ट, ये टॉपिक इतना ही बड़ा है टोटल इसमें, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन किसे कहते हैं? बेसिकली सुपर इम्पोजिशन में न, कोई मान लीजिए स्कल मिला है, अब वो ये लग रहा है कि किसी फला आदमी का हो सकता, तो उसका फोटो लेके उस स्कल से मैच कराया जाता है, सुपर इम्पोज कराया जाता है, उस पर रख के उसको मैच कराते हैं, उसी को आप कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। टेक्निक यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिकवर्ड स्कल इज दैट ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ से मिलता जुलता जो स्कल है वो उसी फोटोग्राफ में जो जिस शख्स की फोटो उससे मिलता जुलता है या नहीं, इस टेक्निक को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, जिससे ये चेक किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें चाहिए कंप्लीट स्कल, पूरा स्कल, एक पार्ट मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा रिलायबल हम कोई वो नहीं निकाल सकते रिजल्ट। और इसकी जो है ना, अगर मान लीजिए मिल गया तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए अगर वो नहीं मिल रहा है, फोटो भी है और हमने सुपर इम्पोज करा है स्कल से, और वो उससे नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो स्कल है ये उस शख्स का नहीं है जो फोटो में है। इट कैन बी डेफिनेटली दैट द स्कैन फोटो नॉट ऑफ दोज ऑफ द सेम पर्सन। ये निगेटिव वैल्यू इसकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। अगर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, मे बी ये दैट पर्सन। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो 100% कन्फर्मेटरी हो जाता है कि दोनों सेम नहीं है। अब कैसे कराते हैं, मान लीजिए ये स्कल मिला और ये सामने फोटोग्राफ है, इनसे मैच कराना है। तो इसको मैच कराने का सबसे अच्छा तरीका, पहले हाफ पार्ट को, इस स्कल को यहाँ से वाइप कर दे, कंप्यूटराइज्ड वे है ये, यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं, और इस पे ये हाफ पार्ट इसका ये ले आके यहाँ फिक्स करते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड में हाफ पार्ट को हमने खत्म कर दिया और हाफ पार्ट को उस पे ले जाके मैच करा रहे हैं। अब अगर ये मैच हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली, अब यहाँ से देखिए ये इसमें मैच हो गया, तो ये प्रोबेबल हो गया कि मोस्ट प्रोबेबली ये उसी पर्सन का स्कल है जिसकी फोटो थी। इसी को कहा जाता है सुपर इम्पोजिशन।